गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आज मनी गुरु में हम बात करेंगे लोन की बारीकियों को बहुत ही सिंपल स्टाइल में हम आपको समझाएंगे और आज के शो में खास तौर पर हम जानेंगे कैसे करें लोन ट्रांसफर, साथ ही सिबिल स्कोर क्यों है जरूरी, आप अपना सिबिल स्कोर कैसे सुधार सकते हैं और कैसे मिलेगी जॉइंट लोन पर टैक्स में छूट। आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और कॉलर्स का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है फाइनेंशियल एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत, वेलकम टू मनी गुरु। कैसे हैं आप? थैंक यू, अच्छा, धन्यवाद। राइट, सबसे पहले हमारे पास नोएडा से रत्नेश सिन्हा का आज सवाल है जो कि लोन ट्रांसफर के बारे में जानना चाह रहे हैं। इन्होंने 4 महीने पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से 9.95% ब्याज पर लोन लिया था। अब रेट कट के बाद 9.7% के हिसाब से बैंक चाह रहा है कि ये कन्वर्जन रेट बैंक को दे 4,000 रुपए का। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ ये फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। रत्नेश, स्वागत है आपका मनी गुरु में। आपने जो एक लोन लिया था, अब बैंक चाह रहा है कि आप 4,000 रुपए रेट कन्वर्जन जो चार्ज है वो बैंक को दे। क्या आपने इसके बारे में उनसे बात की? उनका क्या कहना है? कोई वे आउट निकल पाया है अब तक? जी नहीं, अभी तक तो उनका सेम स्टैंड है। वो कह रहे हैं कि यू विल हैव टू पे द कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन अमाउंट। एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि आपका 9.95 पे ही चलेगा टिल द टाइम आप खुद से इसको कन्वर्ट नहीं करवाते हो। ऑलराइट। जबकि मेरे हिसाब से, मैंने अपने फ्रेंड से ही बात की, तो बाकी बैंक्स में ऐसा होता है कि अगर रेट कम होता है तो वो रेट खुद से कम होकर ईएमआई उसके हिसाब से रिड्यूस हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी मैंने एबीजे हाइट्स में बनाया और वो प्रॉपर्टी ली है और मेरा 33 लाख का लोन है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं, क्योंकि मुझे पोजेशन नहीं मिला है इसलिए रजिस्ट्री भी नहीं है, तो क्या मैं दूसरे बैंक में इसको ट्रांसफर करा सकता हूँ लोन? क्योंकि 4 महीने पहले आपने लोन लिया है तो किसी और बैंक में लोन शिफ्ट कराना सही होगा। बलवंत, आप इसे जानना चाहेंगे, आपने सुना रत्नेश क्या कह रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि क्या ब्याज रकम कम करने के लिए अतिरिक्त रकम यहाँ पर कस्टमर को ही देनी होती है बैंक को, और इनके लिए एडवाइजेबल अभी होगा कि अपना ये लोन शिफ्ट करा लें? देखिए रत्नेश जी, ऐसा है कि आपने पीएनबी हाउसिंग से लोन लिया है। वो हाउसिंग कंपनी है जो एनबीएफसी है, बैंक नहीं है। बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो बेस रेट के बेसिस पे होती है, उससे नीचे वो लैंड नहीं कर सकते। जबकि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वो पीएलआर रेट होती है, पीएलआर रेट से नीचे डिस्काउंट में वो लैंड करते हैं। तो जैसे आप पुराने कस्टमर हो गए, आपको कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट पे उन्होंने दिया, अभी नया कस्टमर आएगा, उनको वो इसको डिस्काउंट को स्प्रेड बोलते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं। और ये पीएलआर इतनी फ्रिक्वेंटली रिवाइज नहीं होती जितनी बैंक की बेस रेट होती है, तो आपको वो जो इंटरेस्ट रेट चेंज होती है उसका फायदा नहीं होता है। तो जैसे वो बैंक आपसे कह रही है कि आपको अगर ये नई रेट अप्लाई करवानी है तो आपको ये कन्वर्सन चार्ज देना पड़ेगा, वो सही है। जहां तक सवाल आपका लोन ट्रांसफर करने का है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका फिक्स रेट लोन है या फ्लोटिंग रेट है। अगर फ्लोटिंग रेट है तो आप लोन ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई प्री पेमेंट पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। परंतु अगर फिक्स रेट का लोन है तो आपको जो पीएनबी हाउसिंग है वो भी आपको प्री पेमेंट पेनल्टी जो 2.5% 3% के आसपास है वो देनी पड़ेगी। और जहां आप नए बैंक के नए लेंडर के पास जाएंगे तो वहां भी आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। तो मेरा सुझाव है कि जहां तक संभव हो आपको बैंक से होम लोन लेनी चाहिए, क्योंकि बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, और जैसे ही बैंक उनकी बेस रेट कम हो जाती है वैसे ही आपकी जो होम लोन की रेट है वो अपने आप कम हो जाती है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में वैसा नहीं होता है। आप पता लगा लीजिए कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव लेंडर है वो आपका क्या प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा, और अगर आपका ये लोन फ्लोटिंग रेट पे है तो आप इसको प्री पेमेंट कर सकते हैं। परंतु कुछ टर्म एंड कंडीशन आपका एग्रीमेंट में हो सकती है कि आप मिनिमम जैसे 6 महीने हैं या शुरू के साल भर है उसमें आप लोन ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो चेक कर लीजिए आप बैंक से। ऑलराइट, बलवंत, एक और बात जानना चाहेंगे क्योंकि कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो चाहते हैं कि अपना लोन ट्रांसफर कर ले, क्योंकि प्रोसेसिंग फी आपने बोला कि देनी होगी। बैंक से बात करके ही ये डिसाइड होता है कि एक मिनिमम अमाउंट होता है प्रोसेसिंग फी का जो देना पड़ता है, और साथ ही साथ कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत होती है ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ लोन?
देखिए ऐसा है कि कई बैंक है वो प्रोसेसिंग फी नहीं चार्ज करती है, उनको नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, तो आपको बैंक से बात करना पड़ेगा। और जहां तक डॉक्यूमेंट का सवाल है, आपको पुराना जो लेंडर है जहां से आपने लोन लेके रखा है उनसे एक जो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट लानी पड़ेगी और एक लेटर लाना पड़ेगा जिसमें ये लिख के देंगी वो पूरा आपका एग्जिस्टिंग लेंडर की आपका कितना होम लोन आउटस्टैंडिंग है, जिसका पेमेंट करने पे वो जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज कर देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट जो आप है वो जो आप प्रोस्पेक्टिव लेंडर है उसको दिखा सकते हैं और उस तरह से लोन ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑल राइट, लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से सत्येंद्र श्रीवास्तव जानना चाहते हैं सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल को लेकर बलवंत हमारे पास बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि सिबिल स्कोर खराब हो गया, आखिरकार कैसे उसको सुधारे। और सत्येंद्र की जो केस स्टडी है वो कुछ इस तरह से है। 7-8 साल पहले क्रेडिट कार्ड का बकाया जो उन्होंने लिया था 15,000 रुपए का, उन्होंने अब तक चुकाया ही नहीं है। अब उन्हें 4-5 लाख का एक पर्सनल लोन चाहिए जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन रिक्वेस्ट उनकी बार बार रिजेक्ट हो रही है और उनका यह मानना है कि उनका सिबिल स्कोर खराब हो गया है क्योंकि उन्होंने ये जो बकाया था 15,000 का वो नहीं चुकाया है। ऐसे ही कई और केसेस आते हैं, कई और सवाल के जवाब भी हम देते आए हैं कि सिबिल स्कोर खराब हो जाए तो आखिरकार क्या करें। देखिए स्वाति, ऐसा है कि जो सत्येंद्र जी ने जो क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो उनका जो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बार आपका अगर सिबिल का स्कोर खराब हो गया तो आपका जो बैंकिंग सिस्टम से कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। आप अपना जो सिबिल स्कोर है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, पर वो बहुत लंबी प्रोसेस है और आप समझो कि 4-6 महीने में वो आपका सिबिल स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा, वो नहीं, उसमें सालों लग जाते हैं। अगर आपको, और ऐसा है कि ये चिकन एंड एग की प्रॉब्लम है कि अभी आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आपका लोन नहीं मिलेगा तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रास्ता है कि आप कोई आपकी फिक्स एफडी है उसके सामने कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह ले लीजिए, या कोई जो टेंजिबल सिक्योरिटी शेयर्स है, यूनिट्स है, उसके अगेंस्ट में लोन ले लीजिए, या फिक्स डिपॉजिट के सामने क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उसको टाइम टू टाइम आप पेमेंट कर दीजिए, सर्विसिंग कर दीजिए। तो जो ये करंट आपका लोन है उसका जो डेटा है वो सिबिल में रिफ्लेक्ट होएगा और पुराना जो डेटा है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो जो करंट डेटा है उसकी वेटेज ज्यादा रहती है और जो डेटा जितना पुराना होता है उसकी वेटेज कम होती जाती है। उस हिसाब से आपका सिबिल का स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव होएगा, पर ये सालों लगने वाली बात है। बलवंत हमारे साथ सत्येंद्र लाइन पर भी है, उनसे और जानकारी जरूर लेना चाहेंगे इस पर। सत्येंद्र, वेलकम टू मनी गुरु। आप सिबिल स्कोर के बारे में जानना चाह रहे थे, आपसे ये सबसे पहले जानेंगे कि क्या जो आप पर्सनल लोन चाह रहे थे वो आपको क्या मिल पाया है? आपको क्या किसी ने बताया आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया है कि आपने खुद जाकर ये पता किया है? मैंने HSBC में अप्लाई किया था तो वहाँ पे बताया गया कि मेरा सिबिल स्कोर ठीक नहीं है। तो क्या हम जिस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड हमने डिफॉल्ट किया था, जिसको हम सेटलमेंट करके पेमेंट किए थे, तो क्या उसी सेम ICICI बैंक को पेमेंट से FD करके उसको लोन लेना पड़ेगा या किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं? बलवंत ये जान लेते हैं क्योंकि सत्येंद्र जानना चाह रहे क्योंकि ICICI बैंक से ही इन्होंने डिफॉल्ट किया था, जो अपना लोन नहीं दे पाए थे, बकाया नहीं दे पाए थे, क्या उसी बैंक से ले सकते हैं कि दूसरे बैंक से संपर्क करना पड़ेगा? नहीं, आप कोई भी बैंक से ले सकते हैं। अगर आप उनको FD दे देते हैं और FD के सामने अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, FD जितनी ही लिमिट रहेगी, या FD के सामने ऑडिट लेते हैं जिसमें 80% 85% लिमिट रहेगी, तो आप कोई भी बैंक से ये जो क्रेडिट कार्ड या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ICICI बैंक के पास ही जाना पड़ेगा, पर बहुत लंबी प्रोसेस है सत्येंद्र बाबू। ऑलराइट, यहाँ पर सत्येंद्र जो आपको बताया है बलवंत ने, आप जरूर इसका ध्यान रखिएगा आगे जाकर और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अगर सिबिल के बारे में जानना है तो उनकी साइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके आप जान सकते हैं आपका सिबिल स्कोर क्या। हाँ, और आपके केस में जरूरी है कि उसको इंप्रूव कैसे किया जाए, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और सवालों के जवाब हम जानेंगे जरूर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिलाएं कि कोई भी सवाल आपके मन में है आप हमें जरूर पूछिए। लोन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है moniguru@zmedia.slgroup.com। SMS भी कर सकते हैं अपना सवाल, टाइप KARZ, अपना सवाल 57575 पर हमें भेज दीजिए।
वेलकम बैक टू मनी गुरु। लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से पूर्णिमा का सवाल है जो कि जॉइंट लोन के बारे में जानना चाह रही है। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक होम लोन लिया है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। अब बैंक लोन ने होम लोन एक ही सर्टिफिकेट पर जारी कर दिया है। बलवंत, आपसे यहां पर जानना चाह रहे हैं कि एक ही सर्टिफिकेट के आधार पर क्या दोनों को टैक्स में छूट मिल सकती है, और साथ ही किन केसेस में कंबाइंड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है? देखिए स्वाति, ऐसा है कि आप पूर्णिमा जी ने उनके हस्बैंड के साथ लोन लिया, वो लोन तो एक सिंगल लोन ही है, उनका जॉइंट बोरोइंग है। तो किसको कितना इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि ये होम लोन किस रेशियो में सर्विस कर रहे हैं। अगर दोनों आधा आधा सर्विस कर रहे हैं तो उन दोनों को आधा आधा बेनिफिट मिलेगा। और बेहतर ये होगा कि वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना दे जिसमें वो लिख दे कि ये जो लोन है उसमें मेरा शेयर इतना है, मेरे हस्बैंड का शेयर इतना है। तो आप कभी भी ये डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स वालों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप रीपेमेंट कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में से कितना रीपेमेंट गया है उसके बेसिस पे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट, यहाँ पर अगला सवाल मुंबई से धीरज का है जो कि होम लोन पर छूट के बारे में जानना चाह रहे हैं। इन्होंने 2001 में एक लोन लिया था फ्लैट खरीदने के लिए, जो कि इनका पूरा हो चुका है। अब ये चाह रहे हैं कि दूसरा होम लोन ले। अब सवाल इनका यही है कि ऐसा करने पर क्या दूसरे होम लोन पर इन्हें टैक्स छूट मिलेगी? इनका भी होम लोन से रिलेटेड ही सवाल है बलवंत, लेकिन ये दूसरा होम लोन लेना चाह रहे हैं, इसलिए उस पर टैक्स छूट बेनिफिट इन्हें क्या मिल सकता है? देखिए स्वाति, ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट में या प्रॉपर्टी के एक्ट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप कितने घर खरीद सकते हो या कितने होम लोन ले सकते हो। परंतु इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आप एक से ज्यादा घर खुद रख के पास रखते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हो, तो आपको जो दो में से दो या जो दो से भी ज्यादा घर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें से आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि आप किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करते हो। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो 2 लाख का है। और जो आपने ट्रीट करी, भले सेल्फ ऑक्यूपाइड है या एक्चुअली आपने किराए पे दे दिए, तो उस पर आप जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं आपको उसका पूरा डिडक्शन मिलेगा। और जो रेंट एक्चुअली आया है उस पर 30% डिडक्शन मिलेगा और उसके बाद इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। और जो आपने अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है तो आपको जो नोशनल रेंट है, जो मार्केट में रेंट आ सकता है उस प्रॉपर्टी का, वो भले ही आपको रेंट आया नहीं पर आपको टैक्स के लिए ऑफर करना पड़ेगा। और जहां तक प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट का सवाल है, आपको जो एटीसी का डिडक्शन है वो सब आइटम मिला के 1.5 लाख तक मिलेगा, भले वो एक प्रॉपर्टी हो या 2 प्रॉपर्टी हो। उसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, ईपीएफ है, वो सब आइटम भी आ जाएगी। ऑलराइट, अब अगला सवाल लेते हैं। कोलकाता से शिव मौजूमदार हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जॉइंट लोन पर इनका भी सवाल है, लेकिन इन्होंने जो होम लोन अपनी वाइफ के साथ लिया है उस पर ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी जो वाइफ है इन्हें आफ्टर रीपेमेंट ये जो प्रॉपर्टी है वो अपने हिस्से की गिफ्ट करना चाहती है। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। और शिव, वेलकम टू मनी गुरु। बताइए क्या सवाल है आपका और कितने प्रपोर्शन में आप दोनों ने ये लोन लिया है? हाँ, तो हम 50-50 लोन लेना चाहते हैं क्योंकि हमको 0.5 बेसिस पॉइंट के एडवांटेज मिले होम लोन में। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लोन टेन्योर माय वाइफ वांटेड टू दिस थिंग, हमको गिफ्ट करना चाहती है उसका जो 50% है। तो उसका क्या हमको लोन का ये क्या बोलते हैं, उसका लायबिलिटी कितना बन जाएगा टैक्स का बिल? ऑलराइट, तो बलवंत इनके केस में क्या होगा? क्या प्रॉपर्टी अपने नाम जब इनके नाम पर हो जाएगी तो उस पर टैक्स की देनदारी बढ़ेगी, इन पर बर्डन और बढ़ जाएगा क्या इसका? देखिए मुजुमदार जी, ऐसा है कि जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 56(2) है उसके हिसाब से आप रिलेटिव को कोई भी गिफ्ट दें तो उसमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। आप ये जो 50% शेयर आपकी वाइफ जो गिफ्ट करना चाहती है उसके लिए आपको गिफ्ट डीड बनाना पड़ेगा। और जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके हिसाब से ये जो गिफ्ट डीड है उसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और आपके नाम से ट्रांसफर होगा, जिस टाइम पे आपके नाम पे ये घर ट्रांसफर होता है 50% शेयर, तभी आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है।
पर जो इनकम टैक्स के क्लबिंग प्रोविजन है वो कहते हैं कि आप अपने स्पाउस को, हस्बैंड वाइफ को कोई भी असेट या ट्रांसफर करते हैं तो उससे जो भी इनकम आएगी वो जिसने ट्रांसफर की उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। तो सपोज ये घर आप किराए पे दिया है तो उस पर जो रेंट आएगा वो आपकी वाइफ की इनकम में ऐड हो जाएगा, और अगर उसमें आप रहते हैं तो आपका कोई क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। परंतु जब भी ये प्रॉपर्टी आप बेचेंगे और उसमें जो कैपिटल गेन आएगा वो कैपिटल गेन का जो 50% का जो शेयर है उसकी टैक्स लायबिलिटी आपके वाइफ की बनेगी। ये आप ध्यान रखिएगा ट्रांसफर करने के पहले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बलवंत हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के मनी गुरु के इस एपिसोड में और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आज इतने ही सवाल हम ले पाएंगे, लेकिन शो को खत्म करने से पहले हम आपको याद दिलाएं कि मनी गुरु में आपका लोन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर पूछिए। हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zmedia.slgroup.com। अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखेगा अपने सवाल के साथ ही और भी आसान तरीका SMS करने का, टाइप KARZ अपना सवाल 57575 पर हमें भेज दीजिए। फिलहाल यहाँ पर बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए जी बिजनेस।